Hi everyone, I am Barun from Online English. Today we will read Today we will read the 10th chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is The Sermon at बनारस. इसको वाराणसी भी कहते हैं. ये जो चैप्टर लिखा गया है बेटी रेनसॉ के द्वारा. शी वॉज बॉर्न ऑन September 3rd, 1927 और उन्होंने एक बुक लिखा था वैल्यूज़ एंड वॉइस. उसी का ये एक्सट्रैक्ट है जो कि कॉलेज 1975 में पब्लिश हुआ था, कॉलेज रीडर्स के लिए था. तो इसमें बेसिकली है कि गौतम बुद्ध या जिसको हम गौतम बुद्धा कहते हैं, बुद्धा ने किस तरीके से पारिवारिक जो जीवन था उसको त्याग कर करके और अपने लाइफ को एज ए कैसे बुद्धा वो बना, उसका ही एक थोड़ा सा पार्ट है. तो लिखा हुआ ऊपर में कि यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर्स हेल्प यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन. बड़ा छोटा सा है कि व्हाट इज़ अ सर्मन. अब ये सर्मन क्या होता है? तो सर्मन क्या होता है? रिलीजियस टॉक होता है. फिर उसमें कहता है जो कि लोगों को एक तरह से ज्ञान कहते हैं. रिलीजियस टॉक कहते हैं इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और टॉक. ऑब्वियसली डिफरेंट होता है. कैन दिस वर्ड भी ऑल्सो मीन्स अ निगेटिव. अब ये निगेटिव इसलिए होता है कि कहते हैं ना कि ज़्यादा हमको ज्ञान, जब आपके कोई दोस्त या आप अपने दोस्त के ज़्यादा हमको ज्ञान मत बांटो, ज़्यादा सरमन मत दिया करो. ये कब कहते हैं? जब उसके बातों का डिसअप्रूव करते हैं, उसके बातों को लाइक नहीं करते. एक लंबा सा भाषण देता है जिसका कोई तथ्य नहीं होता है. अब मान लेते हैं कोई इंसान, खास करके जो एक तरह पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल लीडर की, तो लोगों को सरमन देता है कि खुद से ये करो, खुद से करो, और खुद कुछ करता नहीं है. तो इसीलिए हम उसमें निगेटिव एज ए जोक की तरह उसका मजाक भी उड़ाते हैं. माई फादर इस लिखा कि एज माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन अ टाइम. तो एक तरह से ये भी हम यूज़ करते हैं. चलते हैं चैप्टर पे. ये पता है कि हमको जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो BC में हुआ था. तो इसलिए कि गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा. यानी शुरू में गौतम बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ गौतमा. इन द नॉर्दर्न इंडिया, यानी वो नॉर्दर्न इंडिया की गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया इसलिए कहता है कि तब तक बिहार नहीं बना था, लेकिन बिहार यूपी एक ही पार्ट कहलाता था. तो जो इनका जन्म था गुप्ता डायनेस्टिक सबके पहले हुआ था, तो नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था. एट 12 ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूल इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. यानी उसको जब 12 ईयर का था तो उनको भेज दिया गया कहाँ कि जो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई होती है या जो अच्छा जगह होता है उसे वहाँ पर पढ़ने के लिए. और 4 साल बाद यानी कि 16 साल में वो लौट करके आए. लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. और फिर एक प्रिंसेस से उसकी शादी होगी. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बी फिटेड रॉयलिटी. 10 सालों तक उन्होंने जो रॉयल का जो एक राजाओं का लाइफ होता है उस तरीके से अपना लाइफ जिया उन्होंने 10 years तक. और बेफिटेड का मतलब जो आपके लिए अच्छा हो. बेफिटेड का मतलब बी सूटेबल और राइट फॉर सम. तो जो राजाओं का लाइफ होता है उस तरीके से उन्होंने जिया. एट अबाउट एज ऑफ 25, लगभग 25 ईयर में द प्रिंस हेटर्ड फोर. अब यहाँ पर हियरटो फोर का मतलब होता है कि प्रीवियसली या यट इस तरीके से या फिर हम ये भी करते हैं कि हिथर्टो यानी कि अभी तक, बिफोर दिस पॉइंट कह सकते. तो अबाउट दिस एज 25 द प्रिंस हिथर्टोफोर शिल्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि प्रिंस को छुपा करके रखा गया था, या प्रिंस ने जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने इन सब चीज़ों को नहीं देखा था कि वर्ल्ड में जो सफरिंग है, कि लोग कैसे लाइफ जीते हैं, कितना कष्ट है, इन सब चीज़ों से वो अनभिज्ञ था. ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन. लेकिन जब वो एक दिन शिकार के लिए गए तो अचानक से, चांस अपॉन का मतलब होता है कि केम अक्रॉस, अचानक से उनको मिल गया क्या? एक
और इन सब चीज़ों से उनको हटा करके रखा जाता। और एक कहानी भी है कि कहा था कि गौतम बुद्ध को इन सब चीज़ों से हटा करके रखने के लिए किसी राजा ने या सॉरी किसी प्रीस्ट ने इस तरह की बात बताई भी थी। लेकिन अचानक से एक दिन शिकार पर निकले और उन्होंने क्या देखा कि एक सिक मैन यानी बीमार आदमी, उसके बाद 10 एज जो ओल्ड एज इंसान होता है वो कि एजेड इंसान, देन द फ्यूनरल प्रोसेशन जो फ्यूनरल के लिए लोगों को ले जाता है उसके चल रहा था, एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आम। और फिर जो है जो एक भिखारी को देखा कि वो भिक्षा मांग रहा था आम। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। यानी इस तरह का दृश्य देखने के बाद इतना वो मूव्ड, इतना वो अंदर से हिल गया, यहाँ पर मूव्ड का मतलब कि विचलित हो गया, कि वो अपना घर छोड़ गया और कहाँ निकल गया पूरे वर्ल्ड में इनलाइटनमेंट के लिए। अब इनलाइटनमेंट क्या होता है कि ए स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ये होता है कोई चीज़ को समझना। लेकिन हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन में हाईएस्ट स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती है वो होता है द स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो निकल गया इनलाइटनमेंट के लिए। कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस, जो उन्होंने देखा था दुख, चीज़ें जो देखी थी उन्होंने, इन सब कारणों से उन्होंने निकल गया कि आखिर सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असली चीज़ क्या है लाइफ का, वो जानने के लिए। ही वेंडर फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और होता ना कि जब आप किसी कहते हैं ना कि हम ढूंढते हैं भगवान को बन बन, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर में ही बैठते हैं। तो कहने का मतलब शुरुआत में उन्होंने 7 years तक यहाँ वहाँ घूमा और फाइनली एक जगह बैठ गया अंडर अ पीपल ट्री, और पीपल ट्री के नीचे में वेयर ही बो टू स्टे, और जहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं यहीं पर रुकूंगा अनटिल इनलाइटनमेंट केम, जब तक कि मुझे इनलाइटनमेंट के सच का ज्ञान नहीं होता है, असली ज्ञान नहीं होता तब तक। इनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, और फिर 7 दिन के बाद उनको जो सच्चाई है, जो ज्ञान है, इनलाइटनमेंट है स्पिरिचुअल, वो चीज़ उनको हुआ। ही रीनेम द ट्री टू द बोधि ट्री, और फिर उन्होंने क्या किया, इस ट्री का नाम दे दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, कि जिस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम दे दिया विजडम ट्री। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर जो है शुरुआत कर दिया लोगों को इस चीज़ की शिक्षा देना। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज अ बुद्धा, और तब तक उनका जो है लोग क्या जानने लगा उनका किस नाम से, बुद्धा के नाम से, अवेकनिंग और इनलाइटेंड, यानी कि एक जगा हुआ इंसान, एक स्पिरिचुअल नॉलेज वाला इंसान, इस तरह से। द बुद्धा प्रीचेज हिज फर्स्ट sermon एट सिटी ऑफ बनारस, और इसीलिए हम चैप्टर पर है। तो पहला जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया था कहाँ पर, सिटी ऑफ बनारस में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन रिवर गंगा, यानी ये जो पता है कि बनारस बड़ा फेमस है रिवर गंगा के लिए, यहाँ पर लोग आकर के स्नान करते हैं, तो डिपिंग प्लेस में स्नान करने वाला जगह। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व एंड गिवन हियर, यहाँ पर ये चीज़ सरमन दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा विजडम, और ये जो ज्ञान यहाँ पर दिया गया, यानी कि जो सरमन दिया गया, वो दिखाता है बुद्धा के विजडम को अबाउट वन इंस्क्योरेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी इंस्क्योरेटेबल का मतलब होता है समथिंग नॉट शोइंग इमोशन और थॉट एंड देयरफॉर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर मीनिंग दिया होगा समथिंग विच कैनॉट बी अंडरस्टूड, यानी ये दिखाता है बुद्धा के विजडम को अबाउट वंस इंस्क्योरेटेबल काइंड ऑफ, कि ये जो सफ़र करने वाला ये जो चीज़ें होती है जिसको समझना बड़ा आसान नहीं होता है इस चीज़ों के बारे। फिर आप कहानी आता है कि कैसे फेमस हुआ कि किशा गौतमी हैड एन ओनली सन, एक लेडी थी किशा गौतमी, उसके पास जो उसका एक ही सन था। एंड ही डाइड, और फिर वो मर गया उसका बेटा। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स, और फिर वो क्या कि जब उसका बच्चा मर गया तो वो क्या करती थी, पूरे जो भी पड़ोसी थे सबके पास वो बच्चा लेकर के जाती थी, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और मेडिसिन मांगती थी ताकि उस अपने बच्चे को जिंदा कर सके। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज़ डेड, और लोगों ने कहा कि ये दिमाग से
यानी कहते हैं ना लोग जब ऐसे किसको कोई काम करते तो कहते हैं कि हाँ ये अपना जो है विजडम ख़त्म कर लिया या पागल हो चुकी, इस तरह की जब स्टेटमेंट हम देते तो शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, यानी कि जो सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई क्योंकि ये तो मर चुका है बच्चा। एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, और फिर जब वो इधर उधर घूमते घूमते एक इंसान के पहुंचा तो उन्होंने उसको आंसर दिया, आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड। अब यहाँ पर थी का मतलब पुराने इंग्लिश में थी को यू कहते हैं, थाई को योर कहते हैं, कि मैं तुम्हारे बच्चों मैं तुमको आई कैन नॉट गिव यू, यानी कि आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन, मैं तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता फॉर योर चाइल्ड, तुम्हारे बच्चों के लिए, बट आई नो द फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक फिजिशियन है वो दे सकता है। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी, और फिर कहा कि मुझे बताइए, उसको प्रे कर रही थी, सर हु इज़ इट, कौन है। एंड द मैन रिप्लाई गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, चले जाओ साक्य मुनि के पास, उसका नाम बुद्धा है। द किशा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, रिपेयर मैंने वहाँ पर पहुँची और बोली इस तरह से, लॉर्ड मास्टर गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि भगवान जो जो किसी भी औरत के का जो स्टेटमेंट हो सकता है जब वो बिलखती थी रोती थी उस कंडीशन में, कि मुझे मेडिसिन दीजिए ताकि मेरे बच्चे को क्योर कर सके। बुद्धा आंसर आई वॉन्ट अ हैंडफुल और मास्टर्ड सीड, तो कहा कि ठीक है कि मुझे मास्टर सीड, यानी कि मास्टर सीड क्या होता है जो जिससे सरसों का वो तेल बन, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड एंड when the girl is her joy promise to produce it, तो वो गर्ल काफ़ी खुश हुई किशा गौतमी कि हाँ मैं ला करके देती हूँ, लेकिन बुद्धा ने फिर कंडीशन लगा, बुद्धा एडेड द मास्टर सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड, उस घर से मांग के ला जहाँ पर कि कोई मरा ना हो। पुअर किशा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इज़ द मास्टर सीड टेक इट, यानी कि वो घर से घर, एक घर दो घर सारे घर गई और लोगों को उस पर दया भी आया था। पीपल पिटीड हर एंड सेड, कहा कि ले ये रहा मास्टर सीड, तुम ले सकती हो। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उन्होंने पूछी कि डिड अ सन और अ डॉटर अ फादर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके कोई बेटा या फादर या इस तरह के कोई मरा है फैमिली में, दे आंसर हर, उन्होंने कहा आल्स, कि एक सरप्राइज व्यक्त करना, आल्स द लिविंग आर फ्यूज बट द डेड आर मैनी, कहा कि जिंदा ही कम है मरे तो बहुत सारे हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कहा कि हम लोगों को अपने ग्रीफ जो लोग मर चुके उसके बारे में याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, अब यहाँ पर यह पता चला बट का मतलब एक्सेप्ट होता है कि कोई ऐसा घर नहीं हुआ, एंड देयर वॉज नो हाउस बट सब जहाँ पर कि कोई ना कोई सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि नहीं मरा हो। किशा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, वो काफ़ी चिंतित हो गई और आशाहीन हो गई कि अब तो कुछ नहीं होना। एंड सेट डाउन ए वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और एक जगह बैठ करके और सिटी में जो लाइट है उसको देख रही थी। एज दे फ्लिकर अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, जैसे वो फ्लिकर कर रहा था अचानक से जो है बुझ गया। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ नाइट reigned एवरीवेयर, और फिर देखा कि पूरी जो रात है वो अंधेरा हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन, तब उनको जो किशा गौतमी थे उसको लोगों का जो फेट है, भाग्य है, उसके बारे में समझ में आता है। दैट लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेंस्ट, यानी कि जो जीवन है वो फ्लिकर करता है और फिर बुझ जाता है फिर से। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर वो खुद से सोचती है, हाउ सेल्फिश आई एम, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, क्योंकि सोचती कि कितना मैं सेल्फिश हूँ कि मैं अपने ग्रीफ में, अपने यानी शोक में वो कितना ग्रीफ हो चुकी है, कितना सेल्फिश हो चुकी है, क्योंकि डेड जो है, डेथ जो है वो तो कॉमन है, कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसलेशन, यानी जो कहते हैं कि इन द येट इन द वैली ऑफ desolations there is a path that leads him to immortalities who has surrendered all selfishness, तो अब कहता है कि डेथ जो है ये तो कॉमन है, yet in the valley of desolations, यानी ये जो
डेसोलेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस, यानी कि ये जो यहाँ पर दिया होगा कि एरिया विच इज़ फिल्ड विद द डीप, ये जो जगह है, ये जो संसार है जहाँ पर इतनी दुख है, कि देर इज़ अ पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टलिटी, जो रास्ता लोगों को इमोर्टलिटी पर लेके जाता है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? जो मरने वाला नहीं। हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस, जो कि अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जो कि जितने सारे सेल्फिशनेस है, यानी कि मोह माया, इन सब चीज़ों को त्याग दिया है। बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ द मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल, यानी कहा कि जीवन में जो मॉर्टल्स हैं उसका जो लाइफ है वो क्या है? ट्रबल है उसके पास ट्रबल है, एंड द ब्रीफ एंड द कंबाइंड विद, यानी कि जीवन है तो आपको कष्ट होना तय है, आपके साथ पेन होना तय है, समस्या होना तय है। तो इन सब चीज़ों को बुद्धा ने बताया। For there it is not any mean by which those that have been born can avoid dying। इसका ये मतलब हुआ कि there is a no any mean, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि जो पैदा लिया है वो मरने को अवॉइड कर सकता है, यानी कि जो पैदा लिया है वो मरेगा। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज अ डेथ, जब लोग बूढ़ा होता है तो मरना तय है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, इसी तरह से जो लिविंग बींग्स है उसका नेचर है कि अगर पैदा लिया है तो उसको मरना तय है। फिर एग्जाम्पल देखिए, एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी जो पका हुआ फल होता है उसको गिरना ज़्यादा, वो जल्दी गिर जाता है, क्योंकि कच्चा आम तो, कच्चा जो फ्रूट्स होता है वो ज़्यादा देर तक टिकता है पेड़ में, लेकिन जो पक जाता है जल्दी नीचे गिर जाता है। उसी तरीके से सो द मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, यानी जो मॉर्टल्स इंसान है, जो मॉर्टल कोई भी लिविंग क्रिएचर है, कि पैदा लिया है तो उसका मरना तो हमेशा तय है, तो डेंजर ऑफ डेथ। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय पॉटर, यानी कहते हैं जितने सारे जो अर्थन यानी जो मिट्टी के बर्तन होता है उसको पॉटर के द्वारा बनाया जाता है, कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, इज बीइंग ब्रोकन, और फिर उसको तोड़ा भी जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ द मॉर्टल, इसी तरीके से जीवन है लोगों का जो मॉर्टल्स है। बोथ यंग एंड एडल्ट, जो यंग है उसका भी, जो एडल्ट है, बोथ दोज हु आर अ फूल एंड दोज हु आर अ वाइज, चाहे वो ज्ञानी है या फिर वो बेवकूफ़ है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब कोई जो है वो जो डेथ का जो पावर है, नहीं कि एक दिन उसको मरना तय है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सारे जो है वो मरेगा है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, अब कहता है कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, यानी कि जो इनसे बाहर आ गया है, डिपार्टेड फ्रॉम लाइफ, यानी कि उसका जीवन से छुटकारा मिल जाता है। अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, कहता है एक पिता जो है अपने बच्चे को नहीं बचा सकता है। नॉर ए किंग्समैन, जो किंग्समैन है देयर रिलेशंस, किंग्समैन क्या होता है? एक ही परिवार के लोग होते, तो यानी वो अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सकते। मार्क व रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जो रिलेटिव्स होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं लोगों को। लेमेंटिंग, यानी कि लेमेंट का मतलब होता है शोक करना, ग्रीफ करना, सोरो करना, आंसू बहाना। लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और जो मॉर्टल्स होता है वो कैरी किया जाता है। लाइक इन ऑक्स लास्ट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे कि एक जो बैल है उसका लास्ट में स्लॉटर हाउस में उसकी डेथ हो जाती है, उसी तरीके से इंसान का भी कहीं ना कहीं डेथ होता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद द डेथ एंडिंग, इसे जो पूरी दुनिया है, एफ्लेक्टेड का मतलब क्या? प्रभावित, इफेक्टेड, तो ये जो पूरी दुनिया है इफेक्टेड विद द सफरिंग एंड डिजीज, और पे जो पूरी दुनिया है उसमें क्या है? सफरिंग है, यानी कि उसमें डेथ है, डिके है, यानी बर्बादी है। देयरफॉर वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए जो विजडम वाले इंसान होते हैं, जिसको ज्ञान पता होता है, खास करके बुद्धा की तरह, उनको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जीवन आया है तो इसका अंत तो होना तय है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल इम्प्रूव ऑब्टेन पीस ऑफ द माइंड। अब ये बात भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रोने से, शोक मनाने से हमारे दिमाग को, हमारे माइंड को शांति नहीं मिलती। ये बच्चों के लिए भी है कि अगर आपका रिजल्ट खराब होता है तो आप इसके लिए रोइए मत, आप इसके लिए कोशिश करना, try and try until you succeed, because if you start grieving, if you believe that you have lost, then you will definitely lose. So never
ever try to lose your heart. So that is why this statement is from weeping nor and from giving will obtain the peace of mind, कि रोने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. On the contrary, उसके विपरीत क्या है, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र. अगर आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, शोक मनाते हैं, तो इससे आपका बॉडी भी सफ़र होगा और आपके माइंड भी सफ़र करेगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल. और फिर क्या करेगा, जो इंसान इन सब चीज़ों पर रोएगा वो अपने आप को बीमार कर लेगा, उसका जो है पेल कर लेगा. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशंस. और ये भी तय है कि रोने से जो डेथ है, मृत्यु है, उसको रोका नहीं जा सकता है. He who seeks peace should draw out of the arrow of lamentations. यानी जिसको शांति चाहिए, he who seeks peace should draw out arrow of lamentations. यानी कि अब जो सोने का, अब यहाँ पर lamentation का मतलब बता ही दिए हैं, expression of the sorrow, कि इनको निकालिए and complaint, इसको बाहर कीजिए and grieve. He who has drawn out arrow and has become composed will obtain the peace. यानी जो, अभी अब एरो का मतलब तो आपको पता है कि तीर धनुष होता है, लेकिन यहाँ एरो का मतलब कि एक तरह से अपने जो आपके कहते हैं सोच कह सकते हैं. सो ही हु हैज़ ड्रॉन आउट एरो, यानी कि आप तरह से ये भी हम कह सकते हैं कि जो ये तीर निकाल लिया है, धनुष निकाल लिया है और अपने आप का माइंड को कंपोज कर लिया है, या ये भी सोचिए जो इसने डिसाइड कर लिया है कि हमेशा कंपोज रहेंगे, किसी चीज़ को ज़्यादा वो करेंगे, वही क्या करेगा, उसी का माइंड जो रहेगा शांत रहेगा. विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. एंड ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री ऑफ द सोरो. और जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा, यानी सोरो से, पेन से, उससे, इससे अपने आप को बाहर निकाल जाएगा, वो क्या होगा, फ्री ऑफ सोरो एंड बी ब्लेस्ड. और फिर वो काफ़ी खुश रहेगा. तो इस तरीके से गौतम बुद्धा का जो प्रीच था वो हमें बताने की कोशिश किया गया इस चैप्टर में. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे.